नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। देखिए, जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो HPRC के द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं उसमें जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 35 क्वेश्चंस जिस पैटर्न के अनुसार पूछे जाते हैं उसी पैटर्न को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं और वैसे ही क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर देखिए आप हमारे टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर इसकी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड PDF जो है वो आपके साथ पिछले कल शेयर कर दी गई थी। आज वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है हम शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, फिर सॉल्व्ड के साथ मैच करना है, फिर अपनी कमियों को जो है एनालाइज करना है। और अगर आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है दिया गया है, वहां से आप जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द शिमला म्युनिसिपल कमेटी एस्टेब्लिश्ड मेकिंग इट द अर्लीस्ट म्युनिसिपैलिटी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पंजाब। आपको पता है कि हिमाचल तो 1948 में बना था, उससे पहले हिमाचल की कोई एग्जिस्टेंस ऐसी नहीं हुआ करती थी। ये जो है वो पंजाब का हिस्सा जो था वो हुआ करता था। तो अब बोलते हैं कि शिमला का जो नगर समिति है, शिमला जो म्युनिसिपल कमेटी है वो उसको कब स्थापित किया गया था, और ये जो है वो पूर्व पंजाब की सबसे प्रारंभिक नगर पालिका जो था वो बनी थी। तो ये जो है वो 1851 में जो है वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 1851 में जो है वो शिमला म्युनिसिपल कमेटी को जो है वो स्थापित किया गया था। अभी तो देखिए ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बना दी गई है, परंतु हम ये बात करेंगे यहाँ से कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो रिलेट हो सकते हैं, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। एक तो क्वेश्चन सिंपल पूछा जा सकता है कि टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितनी है। टोटल 8 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। सबसे पुरानी तो आपको पता चल गया कि शिमला सबसे पुरानी जो है वो आती है। उसके बाद जो है वो धर्मशाला को बनाया गया, फिर पालमपुर बना, फिर मंडी बना, फिर सोलन बना, फिर हमीरपुर को भी बना दिया गया, ऊना को भी बना दिया गया, बद्दी को भी जो है वो बना दिया गया। तो इस तरह से जो है ये 8 टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जो है नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। पिछले कल हमने जो है वो टीचर हिस्ट्री का पेपर डिस्कस किया था। अनफॉर्चुनेटली वहां पर हमसे 2 क्वेश्चन जो है वो गलत हो गए थे। आज उन दोनों क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और सही कर जो है वो डिस्कस उनको करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं सबसे जो पहला एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाउ इज पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट कैलकुलेटेड। अब देखिए बोलते हैं कि 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है उसको कैसे कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि बाय डिवाइडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय ओनली द रूरल पॉपुलेशन। तो ये गलत है, ये हमने कल भी जाना था कि ये गलत है। आगे बोलते हैं बाय डिवाइडिंग द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो SDP है बाय द टोटल वर्कफोर्स ऑफ द स्टेट, ये भी जो है वो गलत है, ये भी हमने कल देखा था कि गलत है। अगला है कि बाय डिवाइडिंग द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको NSDP जो है वो बोला गया बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो कंफ्यूजन इसमें रहा था। अभी आप देख लीजिए ये जो हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है इसको जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। इसको कैलकुलेट किया जाएगा बाय डिवाइडिंग द नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिटेल से यहाँ से जान लेते हैं क्योंकि पिछले कल हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। बाकी तो हमने ठीक जाना था, सब कुछ यहाँ से एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो हमने ठीक ही पढ़ी थी, परंतु हम यहाँ पर जानते हैं कि जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसकी अगर हम बात करें, ये जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, ये टोटल पॉपुलेशन के साथ जब रिलेट किया जाता है तब यहाँ से पर कैपिटा इनकम आती है। अब इसका एग्जैक्ट मेथड ये है कि पर कैपिटा इनकम को अगर आपको जो है वो ऑब्टेन करना है तो डिवाइड कर दो NSDP को जो कि मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट है उसके साथ। ठीक है, कोई सा भी रिस्पेक्टिव ईयर है उसके साथ कर दो, तब आपकी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। अगर हम 2025-26 के एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखेंगे हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो था वो कितनी थी, तो वो हमने कल भी पढ़ा था कि 2,83,626 थी। ये हमने पिछले कल भी पढ़ा था, ये तो सही पढ़ा था। अगर हम 2024-25 में और 2025-26 में जो है वो पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हैं तो हमें 9.8% की ग्रोथ रेट जो है वो देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो आज इसको करेक्ट कीजिए। पिछले कल ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो जो हिस्ट्री का पेपर है वो हमने यूट्यूब पर भी जो है वो ऐसा सेंड कर दिया है करेक्शन के साथ, ताकि जो है वो कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो उसको हम जो है तत्काल प्रभाव से जो है वो सही करते हैं, और जितनी बार सही कर सकते हैं उतनी बार हम जो है वो उसको सही करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच लेजिस्लेशन
enacted by Himachal Pradesh in 1995 by legally prohibited the use of disposal and storage of plastic carry bags, making it a pioneer in environment protection। तो बोलते हैं कि environment protection को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं प्लास्टिक के जो कैरी बैग हैं और बोलते हैं कैरी बैग हैं उनके उपयोग पर, उनके फेंकने पर, उनके भंडारण पर जो है वो कानूनी रूप से प्रतिबंध जो है वो लगाया गया। बोलते हैं यह पर्यावरण संरक्षण में जो है वो एक अग्रणी राज्य जो है वो बन गया हिमाचल इससे। अब ये कौन सा एक्ट है जिसके तहत जो है ये बैन जो है वो लगाया गया? तो अब आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट जो है वो आता है। कौन सा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट जो है वो आता है और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट जो है वो 1995 का है। ऑप्शन इसका 1995 भी आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। हिमाचल प्रदेश में वैसे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कल हमसे ये क्वेश्चन जो है वो टाइपिंग एरर के कारण जो है वो गलत हो गया था। हिमाचल प्रदेश में हमने ये पढ़ा है कि जो प्लास्टिक की आइटम्स हैं उनके ऊपर जो है वो बैन लगाया गया है, तो वो कौन से एक्ट के तहत लगाया गया था? तो वो हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट है 1995, उसके तहत जो है वो ये बैन लगाया गया। परंतु यहाँ पर ना एज सच ऑप्शंस वैसी नहीं दी गई थी, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो गया था, क्योंकि जो एग्जैक्टली एक्ट का नाम है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट 1995, जिसके तहत जो है ये बैन जो है वो लगाया गया है। तब आपको ये ध्यान जो है वो चीज़ें एग्जैक्टली रखनी है कि किस एक्ट के तहत कौन से ईयर का ये एक्ट है, इसके ऊपर इससे जो है प्लास्टिक के ऊपर जो है बैन लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द रूरल लैंडस्केप ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य के आकार को देने वाले बोलते हैं किस आर्थिक गतिविधि ने जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण परिदृश्य को आकार देने में जो है वो किस आर्थिक गतिविधि ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या मिनरल्स एक्सट्रैक्शन एक्टिविटीज के द्वारा निभाई गई है? नहीं। आप जानते हैं कि मिनरल्स इतने एक्सट्रैक्ट हिमाचल में किए भी नहीं जाते, इतने मिनरल्स हैं भी नहीं। आगे बोलते हैं सबसिस्टेंस क्रॉप फार्मिंग, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बोलते हैं रूरल कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो इतनी नहीं है जो रूरल लैंडस्केप को जो है वो एक सिग्निफिकेंट, उसको जो है वो एक प्रॉपर शेप जो है वो दे सके। आगे बोलते हैं कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, हाँ हमारा जो हॉर्टिकल्चर है वो काफ़ी समृद्ध है, उसकी कमर्शियलाइजेशन काफ़ी समृद्ध है, तो वहाँ से किसानों को जो है वो ज़रूर हेल्प मिलती है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर में भी हिमाचल की जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो जो है वो कौन सी है? वो एप्पल जो है वो आ जाती है। तो एप्पल जो है वो काफ़ी स्पेस जो है वो पूरे इसमें जो है वो पूरा हिमाचल का जो हॉर्टिकल्चर एरिया है उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो रखती है, इसकी प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये एप्पल के बारे में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर डिड द फेमस धामी फायरिंग ट्रेजेडी, जिसको धामी गोलीकांड भी बोला गया, अकर इन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो धामी गोलीकांड कब हुआ था? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं कि प्रमुख जो है वो आंदोलन है, तो उनमें से जो है वो एक धामी गोलीकांड भी जो है वो आता है। अब ये धामी गोलीकांड आखिर हुआ कब था? ये जो धामी गोलीकांड हुआ था ना, ये हुआ था 1930। यहाँ पर ऑप्शन तो देखिए पहले, ऑप्शंस यहाँ पर 1937 है, 1939, 1942, 1945। तो 1939 में जो है ये धामी गोलीकांड हुआ था। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम धामी गोलीकांड के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि इसमें जो है वो क्या हुआ था, कैसे पूरी बात जो है वो क्या है, तो 1939 की जो है वो बात है, 16 जुलाई थी, इस दिन जो है वो धामी गोलीकांड हुआ था। बहुत सारे लोग जो हैं वो भागवत सोहटा की अध्यक्षता में जो है वो धामी के जो उस टाइम शासक हुआ करते थे उनसे मिलने जो है वो पहुंचे थे। धामी के राणा उस टाइम हुआ करते थे, राणा ने मना कर दिया मिलने से, और 16 जुलाई 1939 को जो है वो भागवत सोहटा की अध्यक्षता में जो जनता इकट्ठी हुई थी वहाँ पर जो है वो घनाटी में ये इकट्ठे हुए थे, तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो गोली भी चलाई गई, जिसमें जो है वो 2 लोगों की जो है वो जान चली गई, 2 व्यक्ति जो है वो मारे गए। अब इसकी जो है वो निंदा महात्मा गांधी के द्वारा भी जो है वो की गई, नेहरू जी के द्वारा भी की गई, तो ये काफ़ी हाईलाइटेड जो है वो उस टाइम जो है वो हो गया था धामी गोलीकांड। तो ये धामी गोलीकांड का आपने एग्जैक्टली ईयर ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर चेनाब विच फ्लोज थ्रू द लाहौल स्पीति एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो लाहौल स्पीति से और चंबा से बहने वाली नदी है चेनाब नदी, इसका वैदिक नाम क्या है? तो चेनाब नदी की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल में 5 ही तो प्रमुख नदियां जो हैं वो आती हैं, और चेनाब नदी की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक नाम इसका अस्किनी जो है वो वैदिक नाम आता है। अस्किनी इसकी वैदिक नाम है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है पुरुषानी जो है वो दिया गया है, तो पुरुषानी जो है वो रावी का वैदिक नाम जो है वो आता है। यहाँ पर अर्जिक्या जो है वो दिया गया है, अर्जिक्या भी आपने जो है वो ध्यान रखना है कि ये जो है वो ब्यास का वैदिक नाम जो है वो आता है। विपाशा जो है वो ब्यास का संस्कृत नाम जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। 5 नदियां जो बहती हैं उनमें सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है, और सतलुज का वैदिक नाम स्तुद्री जो है वो आता है। यमुना को जो है वो कालिंदी जो है वो बोलते थे। तो इतना यहाँ से जो है वो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ डज हिमाचल प्रदेश पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर विद द नेशनल एवरेज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है उसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से कैसे की जाती है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना कि एग्जैक्टली यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी की जा रही है। एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, उसमें जो है वो रोड डेंसिटी की बात जो है वो की गई थी। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की जो है वो हिमाचल में जो है वो बात करते हैं तो बोलते हैं इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद नेशनल एवरेज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल एवरेज के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, हम इसको कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। दूसरे में बोलते हैं लोअर देन द नेशनल एवरेज, कि ये नेशनल एवरेज से जो है वो लोअर है। और तीसरे में बोलते हैं हाइयर देन द नेशनल एवरेज, की नेशनल एवरेज से जो है ये हाइयर है। और चौथे में बोलते हैं कि इक्वल टू द नेशनल एवरेज, की नेशनल एवरेज की जो है वो इक्वल है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 382। कितनी थी? 382 इंडिया की थी। और अगर आप हिमाचल की बात करते हैं कि हिमाचल की कितनी थी, तो हिमाचल प्रदेश की जो है वो 123 थी। तो क्या पता चलता है कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हिमाचल की कम आएगी, लोअर देन द नेशनल एवरेज जो है ये आएगी। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लोअर देन नेशनल एवरेज इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें, आज बड़े ही लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। परंतु अगला क्वेश्चन हम जो है वो डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं, अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे मौके जो है वो कई सालों में एक आधी बार जो है वो मिलते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मैक्सिमम एग्जाम ऐसे हैं जो एक बार हो गए तो उसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही हमेशा वो जो है वो रहती है। अब अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं और अपने पेपर 1 को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, पेपर 1 में अपना जो आपका लो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को जो है वो अप करना चाहते हैं, तब आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। इस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं इन द यूनियन बजट 2026-27 द गवर्नमेंट प्रपोज्ड एन आउटले ऑफ 20,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव। तो बोलते हैं कि 2026-27 का जो अभी का बजट था इंडिया का, बोलते हैं उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो 20,000 करोड़ रुपए की जो है वो एक योजना टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किया है। अब बोलते हैं कि ये जो है वो आने वाले 5 सालों के लिए किया गया है। किसके लिए जो है वो ये किया गया है? क्या सेमीकंडक्टर मिशन के लिए किया गया है? क्या कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए किया गया है? क्या क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन के लिए किया गया है? क्या एआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है? तो ये 20,000 करोड़ रुपए का मिशन कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए किया गया है। CCUS ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए 2026-27 का जो केंद्रीय बजट था उसमें सरकार ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज बोलते हैं इसमें प्रौद्योगिकी, उसमें जो इंडस्ट्रीज हैं इनको सुविधाजनक बनाने और इनका विस्तार करने के लिए अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव जो है वो रखा है। इस हरित पहल का उद्देश्य जो है वो क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो 5 हैवी सेक्टर हैं जहां से हैवी एमिशन जो है वो होता है, वहां पर जो है ज़्यादा फोकस करना, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, रिफाइनरीज हो गया, केमिकल्स हो गया। इन 5 सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द PSLV C62 मिशन लॉन्च्ड ऑन 12 जनवरी 2026 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर कैरिड विच प्राइमरली टैक्टिकल
सैटेलाइट डेवलपमेंट बाय DRDO। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि 12 जनवरी 2026 को बोलते हैं जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इससे लॉन्च किए गए PSLV C62 मिशन ने जो है वो DRDO द्वारा विकसित किस प्राथमिक सामरिक उपग्रह को जो है वो ले जाया गया। अब देखिए ये जो PSLV C62 है, आपने ध्यान रखना है कि द PSLV C62 मिशन लॉन्च्ड, इसने लॉन्च किसको किया, इसने अन्वेषा को जो है वो लॉन्च किया। अन्वेषा इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसको जो है वो EOSN1 जो है वो बोला गया, परंतु इसको कोड नेम अन्वेषा जो है वो दिया गया है। आपने ये ध्यान रखना है कि 12 जनवरी 2026 को जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से जो है वो ये अन्वेषा जो है वो लॉन्च हुआ है और DRDO के द्वारा इसको जो है वो विकसित किया गया है। ठीक है, अब ये जो EOSN1 है, ये क्या है, ये एक उन्नत जो है वो हाइपर प्रैक्टल पृथ्वी अवलोकन और निगरानी उपग्रह है, यानी कि ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो है, अर्थ ऑब्जर्वेशन और अर्थ सर्विलेंस सैटेलाइट जो है ये है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ मेरीन स्पेटियल प्लान MSP जिसको बोला गया फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट इन 2026। तो बोलते हैं कि 2026 में एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए मेरीन स्पेशियल प्लान MSP लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है। अगर हम भारत के उस पहले राज्य की बात करते हैं कि वो कौन सा राज्य बना है, तो वो उड़ीसा स्टेट जो है वो बना है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा पहला स्टेट बना है जिसने मेरीन स्पेटियल प्लान ये जो है वो लॉन्च किया है फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। ठीक है, कोस्टल मैनेजमेंट के लिए जो है ये किया गया है, एकीकृत तटीय प्रबंधन के लिए जो है ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2026 अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आप जानते हैं इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये होती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछा गया था कि ये जो है वो कहाँ पर हुई। तो अच्छा, यहाँ पर ये पूछा गया था कि कौन सी किस कंट्रीज के बीच में होती है, परंतु हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ पर हुई। तो 7th एडिशन जो इंडिया और उज्बेकिस्तान की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है डस्ट लिंक, उसका जो हुआ वो कहाँ पर जो है वो हुआ था। वो आपने ध्यान रखना है कि वो उज्बेकिस्तान के जो है वो नमंगन स्थित गुरुम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में जो था वो हुआ था। तो मतलब उज्बेकिस्तान में ही जो है ये हुई एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन इंडिया। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का क्या प्राथमिक उद्देश्य है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रैक्टिस किया है तब आपने देखा होगा कि वैसे ही लेंथी क्वेश्चंस हैं, ताकि आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो सकें ऐसी लेंथी क्वेश्चंस के लिए। तो बोलते हैं टू रिप्लेस ऑल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स विद सोलर एनर्जी एक्सक्लूसिवली, की जो नेशनल यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात की गई है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो उद्देश्य है ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनको सोलर पावर प्लांट से, जो सोलर एनर्जी प्लांट से जो है वो रिप्लेस कर देना है। ये तो इसका उद्देश्य जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत हो गई। टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, की भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्न उत्पादों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना, या फिर टू प्रमोट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द क्रॉप, की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना। ये तो गलत हो गया। आगे बोलते हैं कि टू फेस आउट द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन फेवर ऑफ हाइड्रोजन ओनली व्हीकल्स, की केवल हाइड्रोजन वाहनों के पक्ष में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समापन करना, ये भी गलत है। तो ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसका आपने ध्यान रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बोलते हैं टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब, इंडिया को जो है वो एक ग्लोबल हब जो है वो बनाना है फॉर द प्रोडक्शन यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है।
आपने ये भी ध्यान रखना है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2023 में जो है वो लॉन्च किया गया था। अब इसमें जो है ये रखा गया है टारगेट कि 2030 तक जो है वो एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है हम इंक्रीज करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में। मतलब हर साल ग्रीन हाइड्रोजन जो हम यहाँ पर डेवलप करेंगे उसका टारगेट 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो रखा गया है। 2030 तक जो है वो ये टारगेट अचीव किया जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ऑस्मोसिस होता क्या है, इसके ऊपर देखो डायरेक्टली तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है, परंतु ये एनसीईआरटी बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्मोसिस होता क्या है। तो देखिए अगर हम जैविक प्रणालियों में बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की बोलते हैं यहाँ पर कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में विलय के अणुओं की गति, या फिर टू एक्टिवेट ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेल वॉल रिक्वायरिंग एटीपी। ये तो गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू अ रीजन ऑफ द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं की उच्च विलय सांद्रता वाले क्षेत्र में शुद्ध गति, या फिर टू ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इनटू एनर्जी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये भी गलत है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू रीजन ऑफ द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब देखिए बेसिकली ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं ना, अगर आप इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डिटेल से पढ़ लेते हैं, जैसे आप ऑस्मोसिस प्रोसेस को पढ़ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो पढ़ लिया, अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए हैं, इस चीज़ को समझ गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऑस्मोसिस से पूछा जाएगा बेसिक लेवल का, उसको आप इजीली सॉल्व जो है वो कर पाएंगे। तो समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। आगे बोलते हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी प्राइमरली इन रिस्पॉन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था वो 1942 में था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1919 में हुआ था। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन या फिर पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट ये भी 1919 का था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट ये भी गलत है क्योंकि अच्छा साइमन कमीशन भारत कब आया था उसकी रिपोर्ट के बारे में बताइए, कमेंट कर आप ही, रिवीजन आपका हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन हुआ, उसके बाद जो है वो महात्मा गांधी ने ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। आगे बोलते हैं व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एट अ डिफरेंट डेप्थ व्हेन व्यूड थ्रू वाटर। बोलते हैं कि पानी के माध्यम से देखने पर कोई भी वस्तु अलग गहराई पर जो है वो क्यों दिखाई देती है। अगर पानी से आप किसी चीज़ की गहराई किसी वस्तु को देखेंगे तो उसकी जो डेप्थ होगी वो कुछ और ही जो है वो आपको दिखाई देगी। अब क्या रीज़न है इसके पीछे। अब बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहले बिकॉज लाइट ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन बोथ एयर एंड वाटर, की प्रकाश जो है हवा और पानी दोनों में समान गति से चलता है। या फिर बिकॉज लाइट बेंड्स व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, की बोलते हैं कि क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है हो जाता है तो बोलते हैं दूसरे अलग ऑप्टिकल घनत्व वाले माध्यम में जब हो जाता है तो वो मुड़ जाता है। या फिर बिकॉज द सरफेस ऑफ द वाटर एक्ट एज अ फ्लैट मिरर, की जो फ्लैट मिरर की तरह जो है ये काम करता है। या फिर बिकॉज वाटर अब्जॉर्ब ऑल लाइट रेज क्रिएटिंग अ विजुअल इल्यूजन, की ये सारी लाइट्स को रेज को जो है वो ऑब्जर्व कर ले जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है और विजुअल इल्यूजन क्रिएट करता है। ये गलत है, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए भी गलत है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है क्योंकि लाइट बेंड्स कर जाती है जब वो पास करती है एक मीडियम से अनदर मीडियम में, और उसकी जब ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो अलग होती है तब वो बेंड कर जाती है, उसके कारण ही जो है वो ऐसा होता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। द चेंज इज ऑलवेज इजीली रिवर्सिबल, कि ये जो है वो रिवर्सिबल है। या फिर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, इसके दौरान कोई भी सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। या फिर चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस अक्कर, कि उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है। या फिर बोलते हैं ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, कि उसकी फिजिकल फॉर्म ही जो है वो चेंज जो है वो होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल चेंज। तो बोलते हैं केमिकल चेंज के जो है वो एग्जाम्पल क्या क्या हैं, अगर आपको ये पता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल इसके बहुत बार जो है वो पढ़ रखे हैं।
अब देखिए केमिकल चेंज के एग्जांपल जो है वो क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि जो है वो जो फायर वर्क आपका पटाखे आपके होते हैं, लकड़ी आप जलाते हैं। अब केमिकल चेंज में ये क्या होता है, केमिकल चेंज में कोई भी चीज़ है उसका या तो कलर चेंज हो जाएगा, या वहाँ से गैस निकलेगी, टेम्परेचर शिफ्ट हो जाएगा, लाइट या फिर साउंड जो है वो निकलेगी। तो इसका सही आंसर इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस अकर। उसकी जब बोलते हैं पदार्थ की रासायनिक संरचना में परिवर्तन जब होता है तो उसी को केमिकल चेंज जो है वो बोलते हैं। ठीक है, आपने इसके एग्जाम्पल भी जो है वो जान लिए केमिकल चेंज के, तब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी जो है वो देता है। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो गारंटी दी जाती है वो कौन से फंडामेंटल राइट के द्वारा दी जाती है, क्या आर्टिकल 14 से 17 के द्वारा दी जाती है, 18 से 20, 23 से 24, 25 से 27। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की थोड़ी सी भी आपको जानकारी है, क्योंकि मैंने कहा है कि फंडामेंटल राइट हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हो गए, ये काम आपका है, आपको ये जो है वो याद करने हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमने ये पढ़ रखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स 14 से लेकर 18 तक जो है वो आते हैं, उनमें राइट टू इक्वलिटी की बात जो है वो की गई है। फिर उसके बाद जो 18 के बाद 19 से लेकर 22 तक के आते हैं, उनमें बात जो है वो राइट टू फ्रीडम की जो है वो की गई है। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 23 से 24 के बीच में जो आर्टिकल आते हैं, इनके 23-24 जो आर्टिकल आते हैं, उनमें बात की गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक आते हैं, उनमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 29 to 30 आते हैं, इसमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट की जो है वो बात की गई है। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 आता है, उसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की गई है और 5 तरह की रिट की बात जो है वो की गई है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल परत जो है वो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो है वो आयनोस्फीयर जो है वो आती है। अब देखिए आयनोस्फीयर जो है वो आती है, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी लेयर जो है वो आती हैं। एटमॉस्फेयर में आपने ध्यान रखना है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और थर्मो के बाद बीच में आयनो, और आयनो के बाद फिर एक्सो जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की, ट्रोपोस्फियर में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ट्रोपोस्फियर में जितने भी मौसम से रिलेटेड चेंजेस हैं, ये बारिश, धूप, ये सब देखते हैं, ये ट्रोपोस्फियर में होता है। स्ट्रेटोस्फियर में आपके जहाज वगैरह जो है वो उड़ते हैं, और आपकी ओजोन लेयर भी यहाँ पर पाई जाती है। ये जो रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्टिंग बैक होती हैं, ये आयनोस्फीयर से जो है वो होती हैं, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मानव पूंजी निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है। रिड्यूसिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये तो गलत हो गया। एक्यूमुलेटिंग फिजिकल मशीनरी एंड फैक्ट्रीज, की भौतिक मशीनरी और कारखानों का संचय करना, ये भी गलत हो गया। एनहांसिंग द प्रोडक्टिव स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल, तो ये ऑप्शन सी सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मानव पूंजी निर्माण का मतलब ही ये है कि जो प्रोडक्टिव स्किल्स और नॉलेज है लोगों की, उसको जो है वो बढ़ाना है, लोगों के उत्पादक कौशल और ज्ञान को जो है वो बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच विटामिन काउजेज द नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन के कारण जो है वो होती है। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। विटामिन ए जो आता है, इसकी कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होती है। अगर विटामिन ए की हम बात करते हैं कि इसका केमिकल नाम क्या आता है, तो रेटिनल जो है वो इसको बोलते हैं। रेटिनल आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज़ होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इसके कारण जो है वो होती है। कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इसके कारण जो है वो होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, हिंदी का सेक्शन जो है वो चलता है। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के स्लॉट 4 के साथ जुड़ सकते हैं और इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ जो है वो कर सकते हैं। अभी सही टाइम भी है, एनफ टाइम है आपके पास, तो आप अपने जो है वो सोर्सेज को यूटिलाइज कर जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। आगे बोलते हैं वह डैश बोलता है, तो वह सुंदर बोलता है, नहीं सुंदर नहीं होगा, धीरे हो सकता है, धीरा ही होगा यहाँ पर, वह धीरे बोलता है, यही जो है वो होगा। छोटा नहीं होगा, मीठी नहीं होगा।
आगे बोलते हैं हवा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा। अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं कि हवा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा, तो हवा के पर्यायवाची शब्द भी जो है वो आपने ध्यान रखने हैं कि हवा के पर्यायवाची शब्दों में जो है एक पवन आता है, एक वायु आता है, एक मारुत आता है, एक वात आता है और एक समीर आता है। तो समीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अनल इसका पर्यायवाची नहीं होता, परंतु अगर अनिल होता तो अनिल भी जो है वो हवा का पर्यायवाची जो है वो होता है। अच्छा, अनल किसका पर्यायवाची है ये आप कमेंट कर जल्दी से जो है वो बता दीजिए। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, क्षेत्र का तद्भव रूप जो है वो क्या होगा। तो क्षेत्र का तद्भव रूप जो है वो खेत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए जो है वो वाक्यांश, एक सार्थक शब्द जो है वो आपको बताना है। जो कभी बूढ़ा ही ना हो उसके लिए क्या वाक्यांश जो है वो रहेगा। क्या उसको अमर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, अमर नहीं बोलेंगे। अजर बोलेंगे, या फिर उसको जो है वो अनंत बोलेंगे, या फिर उसको अपार जो है वो बोलेंगे। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको जो है वो अजर बोला जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर है। अमर मतलब जो कभी ना मरे, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, अपार मतलब जिसके पार न जाया जा सके, जो बहुत अधिक है, असीमित है, उसको अपार बोल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दिखावा अधिक पर वास्तविकता कम की स्थिति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति चुनिए। तो उसके लिए ऊंची दुकान फीका पकवान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पहला ही ऑप्शन, और यही जो है वो सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या मतलब है। एक इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो बन सकता है। बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर काला अक्षर भैंस बराबर मतलब यहाँ पर बिल्कुल अनपढ़ या निरक्षर होना उसको बोल सकते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कम ज्ञान या गुण वाले व्यक्ति जो है वो अधिक दिखावा करते हैं। और बोलते हैं यहाँ पर थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना मतलब जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, गुणहीन व्यक्ति का अधिक शोर मचाना, इसको जो है वो थोथा चना बाजे घना जो है वो बोल देते हैं। मतलब जो गुणहीन व्यक्ति है वो शोर भी अधिक जो है वो मचाता है। ठीक है जी, तो ये इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। यहाँ पर प्रोवर्ब दी गई है, बोलते हैं द स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब जो है वो आपको बताना है। तो प्रोवर्ब का मतलब क्या होगा? प्रोवर्ब का मतलब होगा कि स्टिच इन टाइम मतलब टाइम से किसी चीज को सिल देना, मतलब डीलिंग विद द प्रॉब्लम इमीडिएटली प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग वर्स, कि कोई चीज और ज्यादा खराब हो जाए उससे पहले ही उसके साथ डील कर लेना। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मतलब समझ गए ना, आपकी टाइम से ही चीज़ों को जो है वो ठीक कर देना इससे पहले कि वो और भी ज़्यादा खराब हो जाए। आगे बोलते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एरोगेंट। एरोगेंट मतलब घमंडी हो गया, घमंडी का जो अपोजिट होगा वो हम्बल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइंड टेक्स्ट। तो बोलते हैं ही इज नोन फॉर बीइंग एक्सट्रीमली केयरफुल एंड गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एवरीवन। तो गिविंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एवरीवन, यहाँ पर जो है वो इसके लिए वन वर्ड आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपके पास दिया गया है। यहाँ पर अंडरलाइन है एक्सट्रीमली केयरफुल, तो उसके लिए जो है वो स्क्रप्लस वर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। वेग तो आपको पता है थोड़ा अनक्लियर सा हो गया। रेकलेस मतलब केयरलेस हो गया। और यहाँ पर जो है वो लेथार्जिक दिया गया है। लेथार्जिक मतलब आलसी, ठीक है, वो टायर्ड हो गया। लैकिंग एनर्जी, जिसमें एनर्जी ही नहीं है, वैसा चीज़ हो गया। आगे बोलते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बोलते हैं ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो पास्ट परफेक्ट में जब आपको इसको चेंज करना है तो ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं रीअरेंज द सेगमेंट टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। तो यहाँ पर इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कर जो है वो SQRP जो है वो आ जाएगा। इन द रिसेंट डिकेड द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका SQRP जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे रीजनिंग के क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन है। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनको PDF इनकी मिल गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश ऑफिशियली इंक्रीज द रिजर्वेशन कोटा फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 33 to 50%। कि हिमाचल ने जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण का कोटा
33% से बढ़ाकर 50% जो है वो आधिकारिक रूप से कब किया। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। हमने इससे पहले वाले जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में ये क्वेश्चन डिटेल से पढ़ रखा है। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।